ऑलराइट बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको दी, वेरी फर्स्ट क्लास में बताई थी। सिंपल लैंग्वेज में जो आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलते हो, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उधर अकाउंटिंग की थी, इधर आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग वट एवर द कॉस्ट इज। फिर ऑब्जेक्टिव्स भी काइंड ऑफ एक बड़ा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इन दोनों के मीनिंग्स क्लियर है? दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? फिर असर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी या असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये पहली क्लास में आपको बताया था कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनती है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। 4 प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास, तो चारों के मिलाकर बनेगी। बट कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में जाएगी, ए का अलग से प्रॉफिटेबिलिटी, बी की अलग से, सी की अलग से, डी की अलग से। अच्छा, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में आने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बता दिया कि जी पहले से ही खर्चे एस्टिमेट करके रख रहे हो, तो पहले से ही सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड टू दी कस्टमर बता रहे हो। अल्टीमेटली आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट रखे, एस्टिमेटेड कॉस्ट में अपना टारगेट प्रॉफिट जोड़ा, आपके पास टारगेट सेलिंग प्राइस आ गया जी। तो ये सारा काम कॉस्ट अकाउंटिंग करवा रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करवा सकती थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पोस्टमार्टम बेसिस पर बनती है, वो एडवांस में नहीं आपको चीजें कुछ कैलकुलेट करवा सकती थी, राइट? अच्छा जी, अब खर्चों की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सी, खर्चे होते हैं किसी भी एंटिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीकों के, तो आपको उनको कैटेगराइज करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है इनटू दी वेरियस हेडिंग्स। अच्छा जी, आप में से किस किस को जैम बनानी आती है? घर में कोई बच्चा है जो थोड़ा शौकीन है कुकिंग वगैरह को लेकर? जैम पता है जैम कैसे बनती है? जैम खाते जरूर है? अच्छा, नाश्ता करके आए हो सभी प्लीज? पता चले जान जुम का नाम सुनकर भूख लग जाती है। मैं नहीं करके आई हुई, मेरे को लग रही है भूख। चलो, अब ना एक बार के लिए बिल्कुल शांति रखेंगे हम, 1-2 मिनट के लिए जैम बनानी सीखेंगे, ठीक? आवाज नहीं आएगी शायद, पता नहीं, थोड़ी सी आएगी मेरे लैपटॉप से, स्क्रीन पर दिखेगा सब कुछ। लो माहौल थोड़ी ना बनाना है। चलो जी, बन गई जैम। ओके, हाँ जी। प्रमोशन किसी चीज का नहीं था, एक सेकेंड। हाँ जी, बहुत बैचेस पहले इसे लॉन्गर वीडियो होती थी केचप बनाने की, बट उस वीडियो के ना स्टार्टिंग में होता था, बंदा कहता था मैं आइसक्रीम के साथ केचप खाता हूँ। बड़ा डिस्कस्टिंग लगता सुनने में, इसलिए मैंने वो हटा दी। वो 4 मिनट की वीडियो थी केचप बनाने वाली। तो फिर एनीवे, पॉइंट इज केचप बनानी है, जैम बनानी है, एक वीडियो है बहुत लंबी 10 मिनट की। हाउ आपकी पीटर इंग्लैंड जैसी शर्टें हैं, उसमें प्रॉपर पीटर इंग्लैंड नाम होता है, वो शर्टें बनती कैसे है, वो वीडियो भी है मेरे पास, बट वेरी बोरिंग ऑल्सो, ठीक है? ये अल्टीमेटली वीडियो ये कहाँ से आई है? डिस्कवरी चैनल की आती होती थी ना टीवी में, हाउ इट इज मेड वाला। तो मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट था, तो अभी पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा बताना पड़ता है, कुछ कुछ चीजों के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो आपने काइंड ऑफ जैम बनती हुई थोड़ी सी देख ली है। खर्चे आपको बहुत दिखाई दिए होंगे, मुझे खर्चों के नाम गिनाने शुरू कर दो। स्ट्रॉबेरी ऑफ कोर्स, शुगर, लेमन, इन्होंने बोला सिलेंडर भी लग रहा है जी, ऑफ कोर्स, फ्यूल वट एवर, लेबर, पैकेजिंग, इक्विपमेंट तो है, बट इक्विपमेंट इज अ कैपिटलाइज कॉस्ट, उसकी डेप्रिसिएशन। और बोलो जी, ट्रांसपोर्टेशन किस बात का? ये पैकेजिंग हो गया। एक सेकेंड,
ट्रांसपोर्टेशन किस बात का? कहीं से आवाज है, डिलीवर हो रहा है। कैरेज आउटवर्ड्स, हाँ जी। लेबलिंग एंड पैकेजिंग इधर आ गया। हाँ जी। फिक्स कॉस्ट का नाम बोलो। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर आ गया। एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स, बथेरे खर्चे हैं। स्टोरेज ऑफ कोर्स, बथेरे खर्चे हैं। ट्रेडमार्क, जो रॉयल्टी वगैरह पे कर सकते हो, वेरी गुड। हाँ जी, देखा, अभी तो आपने बहुत कम बोले हैं। लाइसेंस, किस चीज का लाइसेंस? फैक्ट्री का। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज्यादा खर्चे होते हैं दैट इट मेक सेंस टू एक्चुअली कैटेगराइज दोस, ठीक है। बट कैटेगराइज करने के बेसिस या क्राइटेरिया ऑफ कैटेगराइजेशन बोलते हो वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टोटल 200 कपड़ा है जी। अब 200 कपड़े को आपने कैटेगरी में बांटना है। वन बेसिस कुड बी, मैं बांट दूं समर क्लोथ्स एंड विंटर क्लोथ्स, सीजनल कैटेगराइजेशन होगी। उसी 200 कपड़े के लॉट को आप ऐसे भी बांट सकते हो, ये मेरे घर के कपड़े हैं, ये मेरे बाहर के कपड़े हैं, वही 200 कपड़े हैं। उसी 200 कपड़े को बांटने का बेसिस ये भी हो सकता है, दीज आर माई टॉप्स एंड दीज आर माई बॉटम्स, ये भी हो सकता है। या कलर वाइज कैटेगराइजेशन, लाल, नीला, हरा, पीला, जो भी वटेवर आपके कलर्स चलते हैं, तो वही चीजें हैं बट कैटेगराइजेशन के बेसिस बहुत हो सकते हैं। ऐसे खर्चों की कैटेगराइजेशन को लेकर आपका आईसीआई मॉड्यूल बहुत बेसिस डिस्कस करता है। जैसे कि एक बेसिस हो गया जी फिक्स्ड एंड वेरिएबल, पता ही है जी। ऐसे बीच में एक वर्ड डाल देते हैं सेमी वेरिएबल, कोई नहीं, सेमी वेरिएबल खर्चे भी कहीं ना कहीं सिलेबस में देखेंगे। फिर खर्चों को बाइफरकेट करने का एक बेसिस बना देते हैं, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। वो सब मेरे अभी डिस्कशन का मतलब नहीं है, मैंने बड़े लिमिटेड बेसिस आपके सामने रखे हैं बेटा जी। एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब तीन यहां पर कैटेगरीज बनती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तीनों के मीनिंग लिखना मेरे साथ साथ। मटेरियल का मीनिंग लिखेंगे, मटेरियल का कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम, कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। हाँ जी, टैंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, फेल्ट, टच, हाथ लगा सकते हैं। जैम बनाने के लिए एक टैंजिबल आइटम का मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, स्ट्रॉबेरी, लिख दिया जी। मैं एक और टैंजिबल आइटम का नाम लिख रही हूँ, बस लड़ना मत इस चीज को लेके बेटा जी। जो हर ऑफिस में हर जगह कुछ ना कुछ बेसिक स्टेशनरी का इस्तेमाल होता है। स्टेशनरी मतलब नॉर्मल कॉपी, पेन, डायरी, वो स्टेशनरी भी मटेरियल कॉस्ट है। दिमाग में शक आ रहा होगा ये कब से मटेरियल होने लगा, प्लीज इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना। अभी मैं क्लैरिफाई कर दूंगी, लिखो पहले स्टेशनरी, अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी। पता है बहुत सारे बच्चे लड़ने लग जाते हैं यहाँ पे, मैम स्टेशनरी कब से होने लगा मटेरियल, स्ट्रॉबेरी समझ में आता है। अभी क्लैरिफाई करूंगी। लेबर, लेबर जी लिखना, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, लेबर का मतलब, ठीक है। आपको वीडियो में हाथ दिखाई दिए थे, ह्यूमन के हाथ थे, एलियन के हाथ तो थे नहीं, वो ह्यूमन के हाथ थे। अब वो जो भी ह्यूमंस हैं, चाहे वो मिक्सचर बना रहे हैं, चाहे वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग कर रहे हैं, सारे ह्यूमंस ही थे, राइट है जी। अब मान लो प्रोडक्ट मेरा मशीनी तौर पे बन रहा है, मतलब मशीन बना रही है, बट मशीन को चलाने वाला भी तो कोई मशीन ऑपरेटर होता है। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया, एक तो मशीन ऑपरेटर की सैलरी, मशीन ऑपरेटर लिख दिया। बहुत तरीके के एम्प्लॉयज हायर होते हैं, बहुत तरीके के और भी ह्यूमंस होते हैं। मान लो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, कोई और ऑफिस बॉय, इवन शोरूम में खड़े होने वाले सेल्समैन, ठीक है जी। आपके पास अकाउंटेंट, रादर आपके सीईओ वगैरह भी, जितना भी आपका पेड स्टाफ है सारे ह्यूमन है। मैंने बस एक और एग्जांपल रखा, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस में लिखना रेजिडुअल कॉस्ट्स। रेजिडुअल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट तो है बट वो मटेरियल कॉस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो टैंजिबल आइटम की कॉस्ट नहीं है। वो लेबर कॉस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट की कॉस्ट नहीं है। बट फिर भी कंपनी को खर्चा पड़ रहा है। मैं ही एक एग्जांपल बता रही हूँ, रादर अभी किसी बच्चे ने जैम को लेकर नाम लिया था, एक रॉयल्टी। मान लीजिए जैम को लेकर किसी का हमने कोई ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नेम यूज कर लिया, या लेटर से किसी की कोई सीक्रेट रेसिपी
यूज कर ली, तो जो अगर कुछ पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क है, तो उसके बदले अगर कोई रॉयल्टी दे रहे हैं तो वो रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। और एक और मैं एक्सपेंस का एग्जाम्पल बोल देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये भी रेजिडुअल कॉस्ट ही है, ये ना मटेरियल कॉस्ट है ना लेबर कॉस्ट है। ओके, राइट। नाउ ये तो हो गई बेसिक कैटेगराइजेशन। इसी को ही आगे बिल्ड ऑन करते हुए अगला बेसिस बना। अब बेसिस का नाम है बड़ा टेक्निकल सा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगी, बस एक बेसिक मीनिंग है जिसके लिए भी आप अपने खर्चे कंपाइल करते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिपोर्ट करते हो। अभी फिलहाल के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग आप मानो कि मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश प्रोडक्ट कैन बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कई बार हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ डिपार्टमेंट ऑल्सो, वट एवर, भूल जाओ मीनिंग। अभी के लिए वीडियो जान के देखी तो बोलो जैम। जैम को कौन से खर्चे ट्रेसेबल है उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन पता है क्या बनाई। मटेरियल को बांटोगे डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। ऐसे ही लेबर को बांटोगे डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में। और एक्सपेंसेस को बांटोगे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक। नाउ अब ध्यान से मीनिंग सुनना बेटा। डेफिनेशन आपके पास नेक्स्ट पेज पर प्रिंटेड है, घर जाकर पढ़ लेना, मेरे मुंह से बस ऐसे ही डेफिनेशन समझ लो। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जैम पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए वो मटेरियल जो कि जैम को बनाने में लगा, जैम का हिस्सा बन रहा है, वो हो गया जी डायरेक्ट मटेरियल। एनी अदर मटेरियल, एनी अदर टेंजिबल आइटम जो कि फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बनेगा, वो हो गया जी इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मैंने ऊपर दो एग्जांपल लिखे हैं, स्ट्रॉबेरी एंड स्टेशनरी। स्ट्रॉबेरी एंड स्टेशनरी में से कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है? स्ट्रॉबेरी। ये जो फिनिश गुड का हिस्सा बनता है, जो फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बना बट वैसे अदरवाइज कोई मटेरियल कॉस्ट ही है क्योंकि टैंजिबल आइटम है, वो बन गया जी इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। या आप ट्रेसेबिलिटी वर्ड का मतलब समझें। आप स्ट्रॉबेरी का खर्चा इनकर कर रहे हो, कैन यू ट्रेस इट बैक, कैन यू लिंक इट टू द प्रोडक्शन ऑफ जैम? कि भाई स्टेशन हमारा स्ट्रॉबेरी का खर्चा है तो वो जैम बन रही है इसलिए स्ट्रॉबेरी का खर्चा है, राइट। बट क्या स्टेशनरी के खर्चे को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो? ये जैम बन रही है तभी स्टेशनरी का खर्चा होगा, ये तो हर जगह होने वाला खर्चा है जी, राइट। इसको हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लिंकिंग का ये भी मतलब होता है, आप बोलोगे 1000 बॉटल ऑफ जैम बनाना है तो लेटर से मैंने 1000 किलो ऑफ स्ट्रॉबेरी खरीद लिया, लिंकिंग भी आ गई। इतना ही जैम बनानी है तो इतनी स्ट्रॉबेरी खरीदी। आप ये बोल सकते हो 1000 बॉटल ऑफ जैम बनाना है तभी स्टेशनरी ज्यादा होगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्टेशनरी की कोई लिंकिंग नहीं है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ओके मीनिंग। ठीक है, तो जो मटेरियल फिनिश गुड का हिस्सा बन रहा है वो है डायरेक्ट मटेरियल, बाकी का सारा मटेरियल इनडायरेक्ट। तो जो बचपन की कंफ्यूजन होती थी, बच्चे जो लड़ते थे मैम स्टेशनरी कब से मटेरियल हो गया, तो बेटा बात ऐसी है कि जिसको आप बचपन में सिंप्लीफाइड वर्ड करके मटेरियल पढ़ते थे, अब उसका नाम प्रॉपर क्या बन गया? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, अदरवाइज स्टेशनरी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मटेरियल। नाउ लेबर में समझिएगा, वो ह्यूमंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, वो हो गए जी डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा वो ह्यूमंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर। अब बताओ मशीन ऑपरेटर एंड सिक्योरिटी गार्ड में कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट? मशीन ऑपरेटर आपका डायरेक्ट लेबर और सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट लेबर। ठीक हो गया जी, क्लियर। फिर एक्सपेंसेस की बात करते हैं ना। ये थोड़ा सा आपको एक वर्ड समझना है एक्सपेंसेस को लेकर। मैं आपको ना मतलब काइंड ऑफ एक चीट कोड बता रही हूँ बेटा जी। कोई भी खर्चा, या मैं सिर्फ एक्सपेंसेस की बात नहीं करूंगी, मैं मटेरियल लेबर की भी बात करूंगी। एक वर्ड होता है स्पेशल, एक वर्ड होता है जनरल। स्पेशल वर्ड हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट की तरफ इशारा होता है और जनरल वर्ड हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ इशारा होता है। चाहे आप मटेरियल को लेकर भी बोलते हैं
स्ट्रॉबेरी एक स्पेशल कॉस्ट थी टू जैम। ऐसा नहीं है कल को मेरे को फर्नीचर बनाना उसमें भी स्ट्रॉबेरी डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी इज स्पेशल टू जैम, बट स्टेशनरी इज अ वेरी जनरल कॉस्ट, हर जगह लगती है। ऐसे ही अब ध्यान से सुनना, मैं अभी जैम बना रही हूं तभी रॉयल्टी पे कर रही हूँ किसी को। कल को मैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, मेरे को वहां पे किसी का कोई भी ट्रेडमार्क यूज नहीं करना, किसी की रेसिपी यूज नहीं है, तो क्या है, मेरे लिए कोई रॉयल्टी कॉस्ट नहीं पड़ रही। या कल को मैंने एक नॉर्मल लेटर से कोई ऑफिस खोल लिया जी, या हार्डवेयर की शॉप खोल ली है जी, मैंने मैंने एक साल में जाम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही थी, अगले साल मैंने उसी प्रेमाइसेस में हार्डवेयर की दुकान खोल ली है, क्या अभी भी मेरी रॉयल्टी जाती रहेगी? नहीं। तो रॉयल्टी इज अ स्पेशल कॉस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ जैम। रॉयल्टी बन गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। यू कैन लिंक इट डायरेक्टली टू जैम, यू कैन ट्रेस इट बैक टू जैम। बट इलेक्ट्रिसिटी, मैं सेम ही प्रेमाइसेस में अब कोई और काम कर रही हूँ तब भी मेरा बिजली का बिल तो जा रहा है। दिस इज अ जनरल कॉस्ट, ये तो हर जगह लगती है, हर काम के लिए लगती है, इसकी कोई स्पेशल लिंकिंग नहीं है। ओ भाई जाम बन रही है तभी बिजली हो रही है, तभी बिजली का खर्चा लगा है ना जी, हर जगह बिजली का खर्चा लगना। ठीक। तो अभी के लिए फिलहाल इतने से मीनिंग, बाकी डेप्थ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डेप्थ में हम जाते बाद में सिलेबस में जरूर है। ठीक है। अच्छा जी। नाउ घर जाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर है, पढ़ लेना। पर ध्यान से सुनना, आप सारे डायरेक्ट कॉस्ट को इकट्ठा कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी का सम कहलाया जाता है। अगले पेज पर एक बॉक्स है, पहले बॉक्स में लिखना, इन सभी कॉस्ट को जोड़कर एक वर्ड आएगा प्राइम कॉस्ट। तो लिखिए, प्राइम कॉस्ट इज समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके। देखो, प्राइम कॉस्ट, इसको लेमन सेंस में एक और वर्ड भी बोल सकते हो, मेन कॉस्ट, मेन कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट इसको हम बोल सकते हैं। जब भी हम देसी भाषा में बात करें, देखो जी, आप लेटर से किसी भी वेंडर से बात करें, किसी मैन्युफैक्चरर से बात करें, तो वो आपको ऐसे खर्चे बताएगा, देखो ये मेरा मोटा मोटा मेन खर्चा, मोटा मोटा, और कुछ मेरा ऊपर ऊपर वाला खर्चा है, ऊपर ऊपर वाला। ऊपर ऊपर वाले को नाम भी फिर ऐसे दिया है, ओवरहेड्स। सेकेंड बॉक्स में लिखिए कि जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिलाकर ओवरहेड्स कहलाए जाते हैं। खैर ओवरहेड्स नाम आपके लिए कोई नया नाम नहीं है, बचपन में भी पढ़ते ही हो, ओवरहेड्स। ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो, लेट अस से टोटल कॉस्ट पर यूनिट किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का 100 बन रहा है। अब 100 में से मोटा मोटा खर्चा तो प्राइम कॉस्ट का ही होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 रुपीज लेटर से। बाकी का 30 से 40 का उसमें हमने ओवरहेड्स बुक किया ना। ओवरहेड्स वैल्यू वाइज तो कम ही है जी, बट नंबर ऑफ आइटम्स इन ओवरहेड्स इज वेरी वेरी ह्यूज। मतलब छोटा 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 करके हमारे वैसे खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ की भी बात करूं, कभी पॉकेट से निकल रहा है जी 10-20 रुपया, कभी पॉकेट से निकल रहा है 100-150 रुपया, वो जी रिपेयर है, वो भी ओवरहेड है जी। कई बार ओवरहेड के नाम पर रेंट वगैरह तो चलो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो है ही बड़ा खर्चा, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी, मान लो कोई भी पेटी एक्सपेंसेस हो गया या कुछ भी हो गया, एनी काइंड ऑफ छोटी मोटी रिपेयर, या इवन पानी वाला बंदा आता है, उसको हम अपनी तरफ से पानी की कॉस्ट तो चलो पे करते ही करते हैं, कई बार ऊपर ऊपर से हमने कुछ टिप वगैरह भी दे दी, या कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग कभी किसी को बुला के करवा ली, एसी की मेंटेनेंस वगैरह करवा ली, छोटा थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खर्चा चलता रहता है। अब वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती उन चीजों की, बट वैसे नंबर ऑफ आइटम्स की, अच्छा कॉपी आई 20 रुपए की, पेन आया 10 रुपए का, एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें, लेटर से आपका जो यूज होने वाला ये डस्टिंग के कपड़े होते हैं, ये भी तो ओवरहेड्स ही है। डस्टिंग का कपड़ा, पहले तो बताओ मटेरियल है कि लेबर है कि एक्सपेंस है? मटेरियल, टैंजिबल आइटम है, मटेरियल। बट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। तो ये भी है कि 30-40 रुपए का छोटा सा कपड़ा आ गया, वो भी हमारा ओवरहेड है। तो इट एक्चुअली नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज्यादा होती है, कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, वो ओवरहेड्स के भी आगे ग्रुप बना देती है।
4 ग्रुप बन जाते हैं जी, 1 2 3 एंड 4। अगले पेज पर है 4th। नाम पढ़ना मेरे साथ साथ। प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड, रादर हम ज्यादा प्यार से इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। कई बार किसी चीज का नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री प्रीमाइसेस में इनकर होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओनली फैक्ट्री का रेंट या फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, सिर्फ फैक्ट्री का ओवरहेड यहां पर डाल दो जी। फैक्ट्री के बियॉन्ड अलग से ऑफिस भी होता है। कई बार हम ऑफिस ओवरहेड्स नाम देते हैं, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नाम देते हैं, कई बार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम दे देती है, राइट। अब आप समझो कि फैक्ट्री कई बार होती है हमारे पास लेटर से बद्दी में, बट मेन हेड ऑफिस मान लो चंडीगढ़ में है या कहीं और है, तो वो ऑफिस का अलग से किराया जा रहा है, ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड अलग होगा, वहां पर यूज होने वाली स्टेशनरी अलग होगी जी, तो वो हो गया ऑफिस ओवरहेड्स। फिर वर्ड है जी सेलिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रमोशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट आ जाना, चाहे वो एडवर्टीजमेंट मेरे पास प्रिंट में है, न्यूज़पेपर में है, चाहे टीवी में है, वट एवर इज द प्रमोशनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ब्रदर जो आपका सेल्समैन खड़ा शोरूम में, उसकी सैलरी भी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि सेल्समैन का काम ही क्या है, प्रोडक्ट बेचना। तो प्रोडक्ट को यहाँ पर जितने भी बेचने का खर्चा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा प्रमोशनल। उसको कोई कमीशन वगैरह देनी है, उसकी बेसिक सैलरी भी, कमीशन भी, सब यहाँ का हिस्सा बनेगा। फिर नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रोडक्ट के डिलीवरी एंड डिस्पैच का खर्चा, ठीक है। अब प्रोडक्ट बिक चुका है, कस्टमर हमारा पक्का हो गया, सेल्स डील हो चुकी है, प्रोडक्ट को अब डिलीवर कराना है उसको जी, तो जिसको आप कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हो वो यहाँ पर आ जाएगा। या लेटर से मेरे पास जो डिलीवरी वैन है, मेरी खुद की डिलीवरी वैन है, उसका डिलीवरी एक ड्राइवर है, उसका डिलीवरी वाला, वो ड्राइवर की सैलरी, डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो 4 मेरे पास ग्रुप्स ऑफ ओवरहेड्स है, नाम बताना, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पुराने जमाने में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दिया जाता था। हमारी बुक में पुराने जमाने के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम इकट्ठा दिखाई देगा, कहीं कहीं जगह सेलिंग अलग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग, क्योंकि देखो इनके मीनिंग तो अलग अलग है। सेलिंग मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट का डिलीवरी डिस्पैच का खर्चा, ओके राइट। नाउ अब आ जाती है जी हमारे सामने कॉस्ट शीट, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। पहले ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझो। आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट कॉस्ट एडअप कर दिए, प्यार से इसको नाम दिया हमने, अभी बॉक्स में क्या लिखा था जी, प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद एक एक करके ओवरहेड्स के ग्रुप जोड़ो, ऐसे नहीं लिखना प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स आगे कॉस्ट ना जी। पहला ग्रुप फैक्ट्री जी, प्राइम कॉस्ट में जब जोड़ोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो यहां पर आती है जी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बेटा एक नाम निकल कर आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैसे हिंदी में नाम बोलो तो गुड्स को प्रोड्यूस यानी कि बनाने की कॉस्ट, ठीक है। बट ये नाम थोड़ा सा, इसका मीनिंग, इसका लॉजिक हमको थोड़ा होल्ड पे रखना है जब तक कॉस्ट शीट चैप्टर नहीं आता। फिर उसके बाद हमने जोड़ दिया जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो एक वर्ड निकल कर आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब गुड्स बना के एनफ नहीं होता, उसको बेचना भी होता है, तो बेचने का खर्चा मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा जोड़ दो, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्चुअली बोलते हैं गुड्स को बनाने और बेचने की कॉस्ट। दिस इज द टोटल कॉस्ट। मान लो आपकी कॉस्ट शीट एक्चुअल बेसिस पर बन रही है, एक्चुअल बेसिस पर बन रही है मतलब आउटपुट बना चुके हो, सेलिंग प्राइस भी पहले से ही पता है, तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। या मान लो आपने एस्टिमेटेड बेसिस पर काम करना है, आपकी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, इसमें ऐड करो अपना टारगेट प्रॉफिट, तो टारगेट सेल्स आ जाएगी, टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो दिस इज हाउ हम कॉस्ट शीट में पढ़ते हैं। ये है कॉस्ट शीट का बड़ा ही बेसिक लेवल का फॉर्मेट। ऑफ कोर्स अच्छे से इसके मीनिंग वगैरह सब क्लियर होंगे इन द प्रॉपर कॉस्ट शीट चैप्टर, राइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्या कहती है कि आपने अल्टीमेटली जो जो भी ये खर्चे ये आइडेंटिफाई किए हुए हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट अगर मैं नाम ले रही हूँ तो अकेला वर्ड कॉस्ट नहीं बोलूंगी, अगर मैंने वर्ड बोल दिया फैक्ट्री कॉस्ट तो उसका अलग मीनिंग है, अगर मैंने वर्ड बोल दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स तो उसका अलग मीनिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दिया तो उसका अलग मीनिंग, ठीक है जी। बस ये है जी आपके सामने कॉस्ट शीट। अब हम जो बोलते जा रहे हैं कि अच्छा जो आपने लेबर चैप्टर में सीख रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू एलोकेटेड टू द कॉस्ट शीट,
अब आप देख रहे हो कॉस्ट शीट में सेकंड आइटम क्या आती है, डायरेक्ट लेबर। तो जो भी आप सीखते जा रहे हो, इफेक्टिव वेज रेट पर आर, उसका काम ही यही है यहाँ पर जाकर अपडेट हो जाना। हर जॉब की, हर काम की अपनी अपनी कॉस्ट शीट बन सकती है, तो वहां पर जाकर ये अपडेट हो जाएगा। रादर हमारे पास जो इंडेक्स में चैप्टर चल रहे हैं, देखो लेबर के बाद हमने पहले मटेरियल उठाना है। अब मटेरियल में हम डायरेक्ट मटेरियल के बारे में भी बात करेंगे, तो वहां पर भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, पता करना कि आफ्टर ऑल कॉस्ट शीट में मटेरियल पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे लिए 10 मिनट्स की डिस्कशन होती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है जी, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में मेरा मेजर टाइम लगता है फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिस्कशन में। अगर ये पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली ऑफिस एंड सेलिंग वाले खर्चे भी हो जाते हैं आपके डिस्कस, बट ओवरहेड चैप्टर का साइज बड़ा है। मैं डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तकरीबन स्टार्टिंग की 25 से 30 क्लासेस मेरे 3 चैप्टर में निकलती हैं, लेबर, मटेरियल एंड देन ओवरहेड्स। वंस ओवरहेड चैप्टर इज डन, आप एक बार अपने इंडेक्स में आओगे, मैंने इंडेक्स का रखा है, ये रहा बेटा। ये 3 चैप्टर्स जब हो गए ना, उसके बाद हमारी गाड़ी थोड़ी सी पेस पिक करेगी। फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, कोई कोई चैप्टर सिर्फ 1.5 क्लास का है, कोई 3 क्लास का है, कोई 4-5 क्लासेस वाला ही है। ये 7-8 वाले चैप्टर उसके बाद लिमिटेड है। एक साथ 3 लगातार चैप्टर जब हम कर लेते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हिम्मत करके बैठे होते हो स्टार्टिंग ऑफ द बैच में, आराम से निकाल भी लोगे। बाद के लिए वैसे भी हमने कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स नहीं रखे होते, फिर गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। एंड ऑल्सो वैसे भी लिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट कि मुझे पहले ज्यादा हेवियर चैप्टर करवानी है। ओवरहेड चैप्टर ऐसा है जिसकी लिंकिंग थ्रू आउट दी सिलेबस है, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरा पहले पहले सीक्वेंस में आता ही आता है जी। बट मैं इतना बोल रही हूँ, पेशेंस रखनी है। एंड ऑल्सो एक चीज, जैसे अभी आप लेबर चैप्टर कर रहे हो, इसको साथ के साथ घर पर कवर कर लो। वंस लेबर चैप्टर इज डन इन दी क्लासेस, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा मटेरियल। अब ये ना हो कि क्लास में चल रहा है मटेरियल और आप घर पर लेबर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर ना मिक्सअप हो जाती है चीजें। मुझे फिर 100% फोकस मटेरियल पर चाहिए होगा। और मैं इतना भी बोल रही हूँ, ये बड़ी नॉर्मल बात है, ध्यान से सुनना। आज ही आपने नॉर्मल और अब नॉर्मल वर्ड की मीनिंग भी सीख लिया है। नॉर्मल मतलब एक्सपेक्टेड बात है। जब तक आप ओवरहेड चैप्टर पर आओगे ना, आप बोलोगे मैम लेबर थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तभी पार्ट सिलेबस टेस्ट इसलिए तो रख रहे हैं। अब आपके पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट का सिलेबस अभी से सुन लेना। आप कहोगे मैम ऐसे डरा देती है, अभी तो पहला चैप्टर ही नहीं हुआ, पहले से बता देती है। आप पता होना चाहिए यही तीनों चैप्टर आपके पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट समवेयर इन मिड अगस्त, अभी बहुत टाइम है मिड अगस्त में, बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो वहां पर पड़ेगा। तो साथ के साथ कर लो, एकदम से एंड पर आकर बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेबर जैसे आपका टर्नओवर वाला टॉपिक खत्म हो गया जी, आप कल संडे है, अपना उठाओ सारे क्वेश्चंस, एक बार दोबारा हाथ से निकाल लो। आई एम वेटिंग फॉर दी स्कैनर्स टू अराइव, होपफुली आपका लेबर चैप्टर कंप्लीट होने से पहले पहले स्कैनर आ जाए। तो साथ के साथ, हाँ जी, कॉस्टिंग का स्कैनर नहीं आया अभी, आ जाएगा तो उसका स्कैनर का भी काम साथ के साथ निपटाएंगे। तो अल्टीमेटली साथ के साथ ही चीजें पक्की करोगे। ये ना हो कि पार्ट सिलेबस टेस्ट जब अनाउंस कर दिया, या वैसे ही अपने बेसिस पर, सेल्फ इनिशिएटिव बेसिस पर, ओवरहेड चैप्टर क्लास में चल रहा है और आप घर पे कह रहे हो जी मेरे को तो लेबर भूल गया या कुछ है। तो अगर पढ़ना है लेबर अभी पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो फिर उसके बाद ओवरहेड चैप्टर के बाद ही हाथ लगाना, उसको मिक्सअप ना करना चीजों को। बिकॉज अभी चलो मैं शुरू शुरू में इतना ज्यादा होमवर्क बनता भी नहीं है लेबर का, कम मटेरियल चैप्टर, कम ओवरहेड चैप्टर, उसके भी भर भर के होमवर्क होते हैं। तो आप बोलोगे हम पहले होमवर्क करते हैं एक चैप्टर का, फिर पढ़ने बैठ के दूसरा चैप्टर, मैम चीजें मिक्सअप हो। हाँ, वंस ओवरहेड चैप्टर इज डन, यू हैव अ फ्री हैंड, जो उठाना है सेल्फ इनिशिएटिव बेसिस पर उठाओ। आपको लेबर चैप्टर दोबारा करने का मन कर गया उठा लेना, बट ओवरहेड चैप्टर तक चीजें साथ के साथ ही चलाना। जब मैं बोलूंगी कि बेटा ओके या अब तैयारी शुरू कर सकते हो, तो कर लेना, या तो साथ साथ कर लो या फिर ओवरहेड चैप्टर के बाद ही करना। वो बाद वाला रिस्क थोड़ा ज्यादा है, देखो फिर कठिन चीजें पाइलअप हो जाएंगी, लेबर के बाद मटेरियल भी करना है जी, ये सब भी करना है, इसलिए साथ के साथ करना इज अ बेटर थिंग टू डू। ठीक, चलिए, तो आज की डिस्कशन इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेबर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे।